नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी हरफूल सिंह चौधरी आपके सामने गुप्तकालीन साहित्य को लेकर चल रही अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए ये हम अगली कड़ी पढ़ रहे हैं। उन्हीं पिछली क्लासों की अगली कड़ी में हम देखेंगे आज गुप्तकालीन विज्ञान में दूसरे महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री और ज्योतिषी वराहमिहिर, जो न केवल खगोल शास्त्री थे बल्कि ज्योतिषी भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। वराहमिहिर, हमने इनसे पहले आर्यभट्ट की चर्चा की थी और उनके बारे में जाना था, उनके द्वारा रचित ग्रंथों को जाना था और उनका क्या योगदान रहा गुप्तकालीन साहित्य में या विज्ञान में, क्या योगदान रहा वो हमने देखा था। आज हम वराहमिहिर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ज्योतिषी थे और गणितज्ञ थे। याद रखना, ये खगोल शास्त्री भी थे, ज्योतिषी भी थे और गणितज्ञ भी थे। इनका जन्म अवंती के कायिथ या कपित ग्राम में हुआ था। कपित ग्राम या कायिथ ग्राम में हुआ था। अवंती के कायिथ या कपित ग्राम में हुआ था। आर्यभट्ट इनके समकालीन हुए। ये आर्यभट्ट से कुछ वर्षों बाद में इनका जन्म हुआ था, लगभग 490 एडी में। 20 वर्षों का अंतराल है इनका। 470 एडी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था और 490 एडी में वराहमिहिर का जन्म हुआ था। तो ये लगभग समकालीन है। तो याद रखना, ये आर्यभट्ट के समकालीन है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ, तो इन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें यहाँ हम पढ़ेंगे जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो तो है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं जिनमें है लघु जातक, वृहद जातक, वृहद विवाह पटल, वृहद संहिता हो गई। ये जो 4 ग्रंथ है, लघु जातक, वृहद जातक, वृहद विवाह पटल और वृहद संहिता, ये चारों फलित ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ हैं। इन चारों की विषय वस्तु फलित ज्योतिष से संबंधित है। इसके अलावा जो इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा, इसकी विषय वस्तु है गणित ज्योतिष पर आधारित है। मैंने बताया था आपको, गुप्तकालीन ज्योतिष को 3 भागों में बांटा गया। एक गणित, दूसरी संहिता और तीसरा जातक। तो गणित, जिसे गणित ज्योतिष कहते हैं, उसका प्रवर्तक तो आर्यभट्ट था। और जो फलित ज्योतिष है, जिसमें जातक भी आते हैं और जिसमें जातक, फलित ज्योतिष में जातक भी आते हैं तो और संहिता भी आती है, जिसे दोनों को मिलाकर फलित ज्योतिष बनता है। इस फलित ज्योतिष का प्रवर्तक किसे बताया था? वराहमिहिर को बताया था। तो याद रखना, फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष। फलित ज्योतिष के 2 भाग थे, एक संहिता था और एक जातक था। ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या रचनाएं हैं जो फलित ज्योतिष पर आधारित है? इनकी रचनाएं, एक लघु जातक, एक वृहद जातक, एक वृहद विवाह पटल, एक वृहद संहिता। ये तो इनकी चारों रचनाएं फलित ज्योतिष से संबंधित है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है पंच सिद्धांतिका, ये गणित ज्योतिष पर आधारित है। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ रचनाएं और लिखी, जिनमें आ जाती है लग्न वराह, कौतूहल मंजरी, लग्न वराह, कौतूहल मंजरी, वृहद विवाह, वृहद यात्रा फल, वृहद विवाह पटल के अलावा वृहद यात्रा फल, वृहद द्वि यात्रा फल है इसका, और योग यात्रा और योग माया, योग यात्रा और योग माया। तो ये इनके ग्रंथ थे। लघु जातक, वृहद जातक, वृहद विवाह पटल, वृहद संहिता, लग्न वराह, कौतूहल मंजरी, वृहद यात्रा फल, योग यात्रा, योग माया और पंच सिद्धांतिका, ये इनके ग्रंथ हैं। आगे चलकर हम वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या को 3 भागों में बांटा। इन्होंने भी ज्योतिष विद्या को 3 भागों में बांटा, एक तंत्र, एक होरा और एक संहिता। तंत्र का संबंध खगोल और गणित से था। होरा, जिसमें जन्म पंत्रिकाएँ ये बनाई जाती है, और संहिता जो फलित ज्योतिष का हिस्सा है। संहिता हो गई आपकी फलित ज्योतिष का हिस्सा। याद रखना, वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या को निम्न में से किस भाग में नहीं बांटा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तंत्र, होरा, संहिता और एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जातक। तो जातक में नहीं बांटा इन्होंने तंत्र, होरा और संहिता में बांटा है। तंत्र, होरा और संहिता में बांटा है। तंत्र का संबंध खगोल और गणित से है, तो होरा का संबंध जन्म पत्रिका से और संहिता का संबंध फलित ज्योतिष से है। और फलित ज्योतिष का आपको प्रवर्तक पूछे
तो वो है वराहमिहिर। जबकि गणित ज्योतिष का प्रवर्तक कौन है? आर्यभट्ट है। ये मैंने पिछली क्लासों में आपको बता दिया था। अब हम वराहमिहिर की रचनाओं के बारे में एक एक रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें दो महत्वपूर्ण रचनाएं, एक वृहत संहिता और एक पंच सिद्धांतिका। वृहत संहिता के बारे में पढ़ते हैं। कहा जाता है ये प्राचीन ज्ञान का विश्वकोश है। ये प्राचीन ज्ञान का विश्वकोश है और गुप्तकालीन संस्कृति का महाकोश है। वृहत संहिता के बारे में कहा जाता है ये प्राचीन ज्ञान का विश्वकोश है और गुप्तकालीन संहिता का महाकोश है। इसके बारे में इसकी जो विषय वस्तु है ना, वो काफ़ी डिटेल्ड विषय वस्तु है। इसमें न केवल खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी है, बल्कि मूर्ति कला के बारे में जानकारी है, प्रसादों के बारे में जानकारी है, धातुओं और रत्नों के मूल्य निकालने की विधि के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी वृहत संहिता में। बिना ऋतु के वृक्षों में कैसे फलों का विकास किया जाए, इसके बारे में जानकारी है। पशुओं की अच्छी नस्ल को कैसे विकसित किया जाए, उसके बारे में जानकारी मिलती है। भूमिगत जल का पता कैसे लगाएं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए इसके महत्वपूर्ण प्रकरणों में देखोगे तो इसमें आएगा एक तो वृक्षायुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद, प्रसाद लक्षण और वज्रलेप। इसके ये महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु जो है काफ़ी लंबी चौड़ी है। याद रखना आप, ना केवल लोग ये सोचते हैं कि वराहमिहिर द्वारा रचित कोई ग्रंथ है तो वो खगोल शास्त्र पर आधारित होगा। इसमें खगोल शास्त्र के अलावा आपको मूर्ति कला, धातुओं का ज्ञान, रत्नों का कैसे मूल्य निकाला जाता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। कैसे हम अच्छी नस्ल के पशुओं को विकसित कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। कैसे हम बिना ऋतु वृक्षों में फलों का विकास कर सकते हैं। कैसे हम भूमिगत जल का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जल के भंडार हमें मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें जल स्रोतों के बारे में पता लगा सकते हैं, भूमिगत जल स्रोतों के बारे में। इन सब चीज़ों की जानकारी इसमें मिलती है। इसमें इनके अलावा कई खगोल शास्त्रियों के नाम भी मिलते हैं जो इनके समय हुए, जैसे इनके समकालीन थे आर्यभट्ट, उनका नाम मिलता है, लाट का नाम मिलता है, प्रद्युमन का नाम मिलता है और विजय नंदी का नाम मिलता है। याद रखना इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 107 अध्याय हैं। तो मैं इनको समेटते हुए आपको बताता हूँ वृहत संहिता के बारे में। तो वृहत संहिता में 107 अध्याय हैं। इसे प्राचीन ज्ञान का विश्वकोश कहा गया है, साथ ही गुप्तकालीन संस्कृति का महाकोश कहा गया है। इसके महत्वपूर्ण प्रकरणों में हमें वृक्षा आयुर्वेद, प्रसाद लक्षण और वज्रलेप दिखाई पड़ते हैं। कई खगोल शास्त्रियों का वर्णन मिलता है, जिनमें आर्यभट्ट हैं, लाट हैं, प्रद्युमन है, विजय नंदी है। और इसकी विषय वस्तु मैंने बता दी है। इसमें खगोल शास्त्र के साथ साथ मूर्ति कला के बारे में, धातुओं और जो बहुमूल्य रत्न हैं उनके मूल्य निकालने की विधियाँ दी हुई है। इसमें जो है अच्छी नस्ल के पशुओं को कैसे विकसित करना है उसके बारे में बताया हुआ है। बिना ऋतु वृक्षों में फलों का कैसे विकास किया जाता है उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। भूमिगत जल के स्रोतों का पता लगाने के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरीके से आपकी वृहत संहिता, मुझे लगता है आपको जितनी जानकारी चाहिए वृहत संहिता के बारे में वो मिल चुकी है, पर्याप्त है ये जानकारी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर द्वारा रचित दूसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है पंच सिद्धांतिका। और इस पंच सिद्धांतिका में, पंच से ऐसे याद रखो, ज्योतिष के 5 सिद्धांत दिए हुए जो पूर्व से प्रचलित थे। इन्होंने ज्योतिष के वो 5 सिद्धांत इस पुस्तक में दिए। पंच सिद्धांतिका पुस्तक में पूर्व प्रचलित 5 ज्योतिष के सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया। वो ज्योतिष के सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक है पितामह, एक है वशिष्ठ, एक है पितामह, एक है वशिष्ठ, एक है रोमक, एक है पोलिस और एक लास्ट है सूर्य सिद्धांत। याद रखना, पितामह सिद्धांत, पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य सिद्धांत। अब इनमें नाम से क्लियर हो रहा होगा, रोमक और पोलिस इन दोनों पर यूनानी प्रभाव दिख रहा है। नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रोमक सिद्धांत और जो पोलिस सिद्धांत है इन पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। वराहमिहिर ने बताया कि इनमें जो घटिया दर्जे के सिद्धांत हैं जो ज्योतिष के, वो उनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, वराहमिहिर के अनुसार जो इन 5 ज्योतिष के सिद्धांतों में से सबसे घटिया हैं, दर्जे के हैं, वो है एक पितामह सिद्धांत और एक वशिष्ठ सिद्धांत। ये तो है घटिया दर्जे के। तो फिर सबसे बढ़िया कौन सा है जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है और जिसे इन्होंने प्रथम स्थान दिया है इन 5 सिद्धांतों में, वो है सूर्य सिद्धांत। याद रखना कौन सा सिद्धांत है सबसे बढ़िया? सूर्य सिद्धांत। जबकि सबसे घटिया सिद्धांत हैं एक पितामह सिद्धांत और एक वशिष्ठ सिद्धांत।
पितामह सिद्धांत को तो इन्होंने अवैज्ञानिक तक बता दी, अवैज्ञानिक तक बता दिया इन्होंने। जो पितामह सिद्धांत है अवैज्ञानिक है, पितामह सिद्धांत अवैज्ञानिक होने के साथ साथ सबसे प्राचीन भी है। तो फिर आपसे पूछेगा कि इन 5 सिद्धांतों में सबसे नवीन सिद्धांत कौन सा है, तो सबसे नवीन सिद्धांत है पोलिस सिद्धांत। सबसे नवीनतम सिद्धांत है पोलिस सिद्धांत, सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है पितामह सिद्धांत, सबसे बढ़िया किस्म का सिद्धांत है वो सूर्य सिद्धांत है, वराहमीर के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, वराहमीर के अनुसार। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और किन पर यूनानी प्रभाव है वो नाम से क्लियर हो जाएगा, एक रोमक है और एक पोलिस है, रोमक और पोलिस जिन पर यूनानी प्रभाव है। ये 5 सिद्धांतों के बारे में इसमें पंच सिद्धांतिका में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस पंच सिद्धांतिका का टीकाकार भट्टोत्पल है, भट्टोत्पल इसका टीकाकार है। इसमें 18 अध्याय, व्रज संहिता में 107 अध्याय थे, तो पंच सिद्धांतिका में 18 अध्याय और 442 श्लोक। ये पंच सिद्धांतिका की डिटेल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका वराहमीर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनके ग्रंथ याद रखना आप, और ये आर्यभट्ट के समकालीन भी, फलित ज्योतिष के प्रवर्तक माने जाते हैं ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। ब्रह्मगुप्त के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इनका जन्म जालोर के भीनमाल नामक स्थान पर हुआ था। जालोर के भीनमाल नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इनका नाम बिलमकाचार्य भी बोलते हैं, भीनमाल के आचार्य। इनका जन्म 598 AD में हुआ था। वैश्य वर्ग में था, विष्णुगुप्त के यहाँ इनका जन्म हुआ था, वैश्य वर्ग के थे ये चाप वंशीय राजाओं के दरबार में रहते थे। चाप वंशीय राजाओं के दरबार में रहते थे। आज तक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं ब्रह्मगुप्त किन राजाओं के, किस वंश के राजाओं के दरबार में रहते थे, तो चाप वंशीय राजाओं के दरबार में रहते थे। और मैंने क्लास जो पहली हुई थी इस विज्ञान पर, उसमें बताया था कि ब्रह्मगुप्त भास्कर प्रथम के समकालीन ही है। ब्रह्मगुप्त भास्कर प्रथम के समकालीन है। जैसे आर्यभट्ट के समकालीन है वराहमीर, वैसे ही ब्रह्मगुप्त के समकालीन है भास्कर प्रथम। याद रखना है, भास्कर प्रथम किसके समकालीन है, ब्रह्मगुप्त के समकालीन है, या ब्रह्मगुप्त भास्कर प्रथम के समकालीन है। ब्रह्मगुप्त की 3 रचनाएं हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण है। एक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जिसे ब्रह्म सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरी है खंड खादगम, खंड खादगम है। और तीसरी है ध्यान गर्भ। ये 3 रचनाएं याद होनी चाहिए, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड खादकम और ध्यान गर्भ। ये तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं इनकी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो रचना थी वो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा था, आपको एक चीज़ बताई थी पिछली क्लास में कि शून्य की देन किसकी है, तो शून्य की देन आर्यभट्ट की। लेकिन शून्य को एक पृथक अंक के रूप में उल्लेख करने वाला ग्रंथ ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब हम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, इस ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने 628 AD में की थी, जिसमें 24 अध्याय है, जिसमें 24 अध्याय है, जिनमें से 22 अध्याय तो इन्होंने ज्योतिष से संबंधित है। तो ये ब्रह्म स्फुट जो सिद्धांत ग्रंथ है, ये सामान्यतः या लगभग इसमें ज्योतिष का उल्लेख है, इसलिए ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। 24 अध्यायों में से 22 अध्याय का संबंध ज्योतिष से है, तो ये ज्योतिष का ग्रंथ हो गया। ठीक है, 628 AD में लिखा, एकमात्र भारतीय ग्रंथ है जिसमें खगोल शास्त्र में जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं, उन उपकरणों के हमें डिटेल जानकारी मिलती है, उन उपकरणों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो ये एकमात्र ग्रंथ है भारतीय जिसमें खगोल शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की जानकारी दी हुई है। इसमें कुल 9 उपकरणों की जानकारी हमें मिलती है, ये याद रखना। एकमात्र भारतीय ग्रंथ जिसमें खगोल शास्त्र के उपकरणों की जानकारी दी हुई है, खगोल शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की जानकारी दी हुई है, तो वो कौन से हो जाएंगे, वो ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, वो ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ हो जाएगा। ये वो ग्रंथ है जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। शून्य का एक अलग अंक के रूप में क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। इसमें बीज गणित विषय के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, कुत्तक। पूछ सकते हैं आपको, RPSC वाले ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका इतिहास वैकल्पिक विषय हैं, उनको डिटेल में ये पढ़ना होता है, उनको पूछ सकते हैं ये कि ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में बीजगणित विषय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो होगा कुत्तक शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखना। और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का अरबी जो अनुवाद हुआ है वो अल सिंध हिंद नाम से हुआ है।
अल सिंध हिंद नाम से अरबी अनुवाद हुआ है। और ये अरबी अनुवाद किसने किया है? अल फजारी या अल जाफरी, कोई भी नाम आ सकता है। अल जाफरी याद रखो, अल जाफरी या अल फजारी ने अल हिंद सिंध नाम से, सॉरी अल सिंध हिंद नाम से इसका अरबी अनुवाद किया है। किसका? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में क्या जानकारी मिलती है हमें? एकमात्र भारतीय ग्रंथ जिसमें खगोल शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की जानकारी मिली है। कुल कितने उपकरणों की जानकारी दी हुई है? तो 9 उपकरणों की जानकारी मिलती है। शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख करने वाला ये ग्रंथ है। बीज गणित के लिए कुतक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अरबी अनुवाद अल सिंध हिंद नाम से अल जाफरी या अल फजारी ने किया है। बस इतना सा याद रखना है। कुल कितने अध्याय है? तो 24 अध्याय है, जिनमें से 22 अध्यायों का संबंध किसका है? किससे है? ज्योतिष विषय से है। 628 AD में लिखा था। इनका जन्म कब हुआ था ब्रह्मगुप्त का? तो 598 AD में था। मैंने पहले बता दिया 598 AD में इनका जन्म हुआ। इनकी दूसरी रचना के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है खंड खादकम। दूसरी रचना का क्या नाम है? खंड खादकम। ये रचना इन्होंने 665 AD में लिखी थी। ये रचना 665 AD में लिखी थी। इसके बारे में 2 ही जानकारी रखनी है। एक तो पंचांग बनाने की विधि दी हुई है इसमें। ये जो हिंदू पंचांग हमें दिखाई देता है आज, पहले ही तय कर दिया जाता है कि कौन सी तारीख को कौन सा दिवस आएगा। ये जो जानकारी मिलती है वो, ये पंचांग किस विधि से बनाया जाता है, वो सारी जानकारी हमें खंड खादकम में मिलती है। तो पंचांग बनाने की विधि की जानकारी किस में बताई हुई है? खंड खादकम में। एक बात तो ये याद रखना। और खंड खादकम का जो अरबी अनुवाद हुआ है वो अलत अरकंद नाम से हुआ है। अलत अरकंद नाम से। उसका जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का है उसका किस नाम से हुआ है? अल सिंध हिंद नाम से अल जाफरी या अल फजारी ने किया था। खंड खादकम का अनुवाद अलत अरकंद नाम से हुआ है। अलत अरकंद नाम से। और याकूब इब्न तारिक ने किया है। किसने किया है? याकूब इब्न तारिक ने किया है। ये याद रखना। अलत अरकंद नाम से अरबी अनुवाद किस ग्रंथ का हुआ है? तो खंड खादकम का हुआ है। किसने किया है? तो याकूब इब्न तारिक ने किया है। याकूब इब्न तारिक ने किया है। और इनकी जो तीसरी रचना थी वो ध्यान गर्भ है। इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा ब्रह्मगुप्त के बारे में। ब्रह्मगुप्त के कोई विशेष योगदान भी देख लेते हैं हम। क्या विशेष योगदान है इनका? तो एक विशेष योगदान तो ये था कि चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की सूत्र इन्होंने दिया था। चतुर्भुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र किसने दिया था? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो किसने दिया था? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप बताओगे कि ये किसने दिया था। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र किसने दिया था या विधि किसने बताई थी? वहीं चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र किसने दिया है? वो दिया है ब्रह्मगुप्त ने। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त ने दिया है। इसीलिए भास्कराचार्य ने, जो इनके समकालीन हुए, उन्होंने जो है इनके लिए गणक चक्र चूड़ामणि का खिताब दिया इन्हें। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गणक चक्र चूड़ामणि का खिताब निम्न में से किस गणितज्ञ को दिया गया? तो वो, या किस ज्योतिषी को दिया गया? तो वो है ब्रह्मगुप्त। किस गुप्तकालीन व्यक्ति को ये खिताब मिला हुआ है गणक चूड़ामणि? और किसने दिया? तो भास्कर प्रथम ने दिया। याद रखना, भास्कराचार्य ने दिया गणक चूड़ामणि, गणक चक्र चूड़ामणि का खिताब दिया। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति ये थे। इन्होंने कहा था कि धरती अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो ब्रह्मगुप्त थे। इसके अलावा 2 बात और याद रख लेना आप। एक, वर्गीकरण करने की विधि का सर्वप्रथम वर्णन इन्होंने किया है। इसके अलावा अनिवार्य वर्ग समीकरण का हल प्रस्तुत करने वाले भी यही प्रथम व्यक्ति थे। अनिवार्य वर्ग समीकरण का हल प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति और वर्गीकरण करने की विधि का सर्वप्रथम वर्णन इन्होंने ही किया था। जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसने निकाला, ये सूत्र किसने दिया, और इसी के लिए भास्कराचार्य ने किसे गणक चक्र चूड़ामणि का खिताब दिया। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? जैसे शून्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया है, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो ब्रह्मगुप्त थे। ये आपको याद होना चाहिए। ये हो गया आपका ब्रह्मगुप्त। अब ब्रह्मगुप्त के समकालीन एक व्यक्ति हुए भास्कर प्रथम, उनके बारे में भी
जान लेना चाहिए। भास्कर प्रथम, भास्कर प्रथम प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये ब्रह्मगुप्त के ही समकालीन थे, 600 से 680 AD के बीच में रहे। और इन्होंने जो आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ है आर्यभट्ट का, उन पर टीका लिखी इन्होंने कुल 3 पुस्तकें लिखी। उन पर सबसे पहले इन्होंने जो टीका लिखी वो थी आर्यभट्टीय भाष्य, और दूसरी थी महाभास्कराचार्य, तीसरी लघु भास्करीय। एक आर्यभट्टीय भाष्य, एक महाभास्करीय और एक लघु भास्करीय, 3 रचनाएं हैं जो भास्कर प्रथम की है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है आर्यभट्टीय भाष्य, जिसका दूसरा नाम जो है अस्मक तंत्र है। दूसरा नाम क्या है? अस्मक तंत्र है, याद रखना, दूसरा नाम है अस्मक तंत्र। 629 AD में लिखी थी ये पुस्तक, 629 AD में लिखी थी। 628 AD में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा था, और 629 AD में भास्कर प्रथम ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ पर आर्यभट्टीय भाष्य नामक या अस्मक तंत्र नामक टीका लिखी थी, जो कहा जाता है कि संस्कृत गद्य में लिखित गणित और खगोल शास्त्र की पहली पुस्तक थी। आर्यभट्टीय भाष्यम संस्कृत गद्य में लिखित गणित और खगोल शास्त्र की पहली पुस्तक थी, याद रखना, गणित और खगोल शास्त्र की पहली पुस्तक मानी जाती है आर्यभट्टीय भाष्य। आर्यभट्टीय नहीं, आर्यभट्टीय भाष्य जो किसने लिखी? भास्कर प्रथम ने लिखी। भास्कर प्रथम ने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति से लिखना शुरू किया था। तो भास्कर प्रथम के बारे में एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये गणितज्ञ थे, और किसके समकालीन थे? तो ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे जो आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ जो आर्यभट्ट का है उस पर टीकाएँ थी। आर्यभट्टीय भाष्य, जिसका दूसरा नाम अस्मक तंत्र है, जो 629 AD में लिखी थी, जो संस्कृत गद्य में लिखित गणित और खगोल शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। दूसरी इनकी जो पुस्तक है वो महाभास्करीय है, तीसरी लघु भास्करीय है, ये भी टीका ही हैं। इन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति से लिखना शुरू किया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम, ये गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब गुप्तकालीन चिकित्सा शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जो मैंने एक सारणी बताई हुई है आपको, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। चलो पढ़ते हैं इसको। गुप्तकालीन चिकित्सा शास्त्र, और ये गुप्तकालीन विज्ञान का अंतिम बिंदु की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो चिकित्सा शास्त्र है। इसके बाद में हम अगली क्लास में गुप्तकालीन वास्तुकला यानी कला और स्थापत्य दोनों पढ़ेंगे। चिकित्सा शास्त्र में सबसे पहले सुश्रुत का नाम आता है। अब एक वे चरक और एक वे सुश्रुत। चरक ने लिखी चरक संहिता और सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता। नाम तो आपने बहुत सुना होगा इनका, सुश्रुत का और चरक का। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि सुश्रुत जो है वो गुप्तकालीन है, जबकि चरक आपको पता है कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे, उनके राजवेद्य थे चरक, ठीक है। तो वो तो हो गए मौर्योत्तर काल के। चरक तो वो तो गुप्त काल में नहीं आएंगे। सुश्रुत के बारे में कई इतिहासकारों ने बोला कि ये गुप्तकालीन है, इसलिए हमने यहाँ पर इन्हें रखा है। सुश्रुत को कहा जाता है ये गुप्तकालीन चिकित्सक है ही। शल्य चिकित्सा के जनक इन्हें ही माना जाता है, और प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले किसी ने की विश्व में तो वो थे सुश्रुत। तो प्लास्टिक सर्जरी के भी जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिक सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का जनक और प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता 6 खंडों में है। कितने खंडों में है? 6 खंडों में। और इसके जो उपदेष्टा थे वो थे धन्वंतरी। इसके उपदेष्टा कौन थे? धन्वंतरी। जो गुप्तकालीन शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनके 9 रत्नों में एक रत्न थे धन्वंतरी। 9 रत्न थे उनके, 9 रत्न थे दरबार में, उनमें से एक थे धन्वंतरी। वो किसके उपदेष्टा है? वो है सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा है, याद रखना। कितने खंड है सुश्रुत संहिता के? तो सुश्रुत संहिता के 6 खंड है। कितने खंड है? 6 खंड है। सुश्रुत संहिता पर चक्रपाणि दत्त ने भानुमति नाम से क्या लिखी है? टीका लिखी है। सुश्रुत संहिता पर चक्रपाणि दत्त ने भानुमति नाम से क्या लिखी है?
टीका लिखिए, ये याद रहना चाहिए। पूछ सकते हैं आरपीएससी वाले आपसे कि चक्रपाणि दत्त द्वारा रचित भानुमति नामक टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है, किस गुप्तकालीन ग्रंथ पर लिखी गई है। तो सुश्रुत संहिता देगा, अष्टांग हृदय देगा, नवनीतकम दे सकता है। ठीक है, तो आपको करना है ये किस पर लिखी गई है, सुश्रुत संहिता पर लिखी गई है भानुमति नामक टीका जो चक्रपाणि दत्त ने लिखी। ये हो गया आपका सुश्रुत जो गुप्तकालीन चिकित्सक थे। अगला जो है चिकित्सक वो है वाग्भट, जिन्होंने आयुर्वेद पर 2 ग्रंथ लिखे, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों ही आयुर्वेद के ग्रंथ हैं जिन्होंने वाग्भट ने लिखे। इसके अलावा वाग्भट ने एक रस रत्न समुच्चय ग्रंथ भी लिखा था, रसायन शास्त्र से संबंधित है, रस रत्न समुच्चय। तो वाग्भट के 3 ग्रंथ हो गए, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। ये तो हो गए आयुर्वेद के ग्रंथ, और इन्होंने रस रत्न समुच्चय जो रसायन शास्त्र का ग्रंथ है वो लिखा था। इसके अलावा पाल काप्य, जिन्होंने हस्तायुर्वेद, हस्त आयुर्वेद क्या मतलब, हस्त मतलब हाथी, हाथियों की चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हस्त आयुर्वेद, जो किसका है, पाल काप्य का। इसके अलावा शालिहोत्र, जिन्होंने अश्वशास्त्र लिखा जो अश्व चिकित्सा से संबंधित है, घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित है। इसका दूसरा नाम है शालिहोत्र संहिता। दूसरा नाम क्या है, शालिहोत्र संहिता, जो घोड़ों की चिकित्सा से क्या है, संबंधित है। पशु चिकित्सा के जनक माने जाते हैं शालिहोत्र, याद रखना। शालिहोत्र को पशु चिकित्सा का जनक माना जाता है, जिन्होंने अश्वशास्त्र या शालिहोत्र संहिता नामक ग्रंथ लिखा। जबकि हाथियों की चिकित्सा से संबंधित हस्त आयुर्वेद नामक ग्रंथ किसने लिखा था, वो पाल काप्य ने लिखा था। अगले देखते हैं धन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे, मैंने ये बता दिया। इनके 2 ग्रंथ हैं, एक निघंटु और एक नवनीतकम जो आयुर्वेद पर ग्रंथ है। नवनीतकम जो आयुर्वेद पर ग्रंथ है, ये धन्वंतरी के 2 ग्रंथ हैं, निघंटु और नवनीतकम, याद रखना। नवनीतकम जो ग्रंथ है, गुप्तकालीन ग्रंथ, ये आयुर्वेद से संबंधित है। इसका विषय क्या है, आयुर्वेद। जैसे अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह का विषय क्या था, वो भी आयुर्वेद था, लेकिन वो वाग्भट द्वारा रचित है। नवनीतकम जिसका आयुर्वेद पर ही ये ग्रंथ है, इसकी विषय वस्तु भी आयुर्वेद से संबंधित है। ये धन्वंतरी द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया है, धन्वंतरी द्वारा रचित है। और आखिरी है नागार्जुन। नागार्जुन का संबंध आप कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे ये, हालांकि उनके दरबार से संबंधित नहीं थे ये नागार्जुन। ये रसायन शास्त्री थे, रस चिकित्सा का आविष्कार इन्होंने ही किया था, भारत के आइंस्टीन कहलाते हैं। इनका जन्म विदर्भ देश में हुआ था, जो आज का बरार है। इन्होंने पारे की खोज की थी, याद रखना। नागार्जुन ने पारे की खोज की थी, भस्म चिकित्सा की खोज की थी। अत्यधिक लंबी आयु वाली एक सिद्धवटी नामक कोई जड़ी बूटी है, उसकी खोज की थी। अत्यधिक लंबी आयु प्रदान करने वाली सिद्धवटी की इन्होंने खोज की थी। पारे की खोज इन्होंने की, भस्म चिकित्सा की खोज इन्होंने की। रस चिकित्सा के आविष्कारक माने ही जाते हैं। इनकी रचनाएं याद रखना, इनकी प्रमुख रचना है रस रत्नाकर। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो है आरोग्य मंजरी, योगसार, योगाष्टक, रसेंद्र मंगल, लोह शास्त्र, कक्षपुट तंत्र, उत्तर तंत्र, उपाय कौशल हृदय, ये इन्होंने चीनी भाषा में लिखी थी। उपाय कौशल हृदय ये जो ग्रंथ है ये नागार्जुन का है, चीनी भाषा में है ये। और एक प्रमाण विघटन लिखा जो तिब्बती भाषा में लिखा है इन्होंने। प्रमाण विघटन तो लिखा तिब्बती भाषा में, और उपाय कौशल हृदय किस में लिखा, चीनी भाषा में लिखा। याद रखना नागार्जुन के बारे में, जिन्होंने पारे की खोज की थी, भस्म चिकित्सा की खोज की थी, और एक लंबी आयु प्रदान करने वाली सिद्धवटी की खोज की थी इन्होंने। रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। और रस रत्नाकर इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा आरोग्य मंजरी, योगसार, योगाष्टक, रसेंद्र मंगल, लोह शास्त्र, कक्षपुट तंत्र, उत्तर तंत्र, 2 तंत्र है, कक्षपुट तंत्र और उत्तर तंत्र इनके ग्रंथ हैं। उपाय कौशल हृदय जो इन्होंने चीनी भाषा में लिखा, तो प्रमाण विघटन जो इन्होंने तिब्बती भाषा में लिखा। और इसी के साथ आपका गुप्तकालीन विज्ञान भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच, इतिहास के दोस्तों के बीच इसे शेयर कर सकते हैं। न केवल इतिहास के दोस्तों के बीच बल्कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे
पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।